ओके, जय हिंद दोस्तों। मैं फिर हाजिर हूँ भी उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास जो चल रही थी, कल ही जो क्लास अपलोड करी गई थी, वो संघ सरकार या संघ शब्द पे हमने बात करी थी कि किस प्रकार से विश्व के अंदर या सरकारों के अंदर संघ शब्द आया, संघ शब्द कहाँ से आया, दुनिया का सबसे पुराना संघ कौन सा था, हमने इसके ऊपर बात करी। संघ शब्द आपका कहाँ से निकल करके आया उसके ऊपर बात करी। और संघ शब्द में जो महत्व, संघ शब्द का महत्व बताया, और साथ ही हमने ये बात करी कि संघ के अंदर कौन कौन सी इकाइयां हैं। ये सारी की सारी बातें हमने कल वाले अपनी क्लास में करी। आज हम बात करेंगे अपने भारत में संघ सरकार की, कि भारत ने किस प्रकार का जो संघीय स्वरूप अपनाया है, भारत ने संघीय स्वरूप कहां से अपनाया, क्या भारत के संघ की विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी बातें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। जो कोई मेरा बहन भाई या मेरा मित्र पहली बार ये क्लास देख रहा है, तो उज्जवल कोचिंग कैंपस यूट्यूब चैनल पर जाकर के जो इससे पहले वाली क्लास थी उसको अगर आप देखोगे तो ये क्लास आपके लिए शायद बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हो या बेनिफिशियल रहे, ये मैं दावा कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, आज फिर वापस हम जो अपना टॉपिक उसी पे चलते हैं, संघ सरकार। या संघीय सरकार या सिस्टम, जो भी आप समझ से कह सकते हो। चलो, लास्ट कल मुझे याद है कि जब हम बात कर रहे थे तो हमने यहां से शुरू किया था कि भारत में जो संघीय स्वरूप है, क्वेश्चन बड़ा सुंदर बनता है भाई आपका, कि भारत में जो संघीय स्वरूप है वो हमने कहां से अपनाया है। तो भारत में जो संघीय स्वरूप है, पहली सीधी सी बात आ जाती है कि भारत में जो संघीय स्वरूप अपनाया गया है वो कनाडा से अपनाया गया है। कनाडा से, शायद कल भी मैंने बात कर ली थी, कनाडा से अपनाया गया। यहां क्वेश्चन आपका और भी बहुत बेहतरीन बनेगा। देखिए, हमने लिया इसको कहां से था, भारत शासन अधिनियम 1935, 1935 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से इसे लिया, 35 से लिया गया, आप ये कह सकते हो। और इस 1935 में हमने कहां से प्रभावित होकर के इसको, तो कनाडा से प्रभावित होकर के ये जो संघीय स्वरूप अपनाया था भारत के अंदर, ये अपनाया गया था। मैंने यहां पर कल एक बात और बताई थी आप लोगों को। देखिए, जो दुनिया का सबसे पुराना जो संघ है, या ये कहें जो सबसे पुराना संघीय स्वरूप अपनाया गया था अमेरिका के अंदर, जब 1875 से लेकर के 1883 के बीच क्रांति रही थी यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर। एंड देन उसके बाद 1887 में जब संघीय स्वरूप अपनाया गया था वहां पर, उस स्वरूप में और इस स्वरूप में हमने जो अपनाया है उसमें फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क क्या कि वहां पर तो जो राज्य मिले थे वो राज्य अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं, वो संघ आपका विभाजित हो सकता है, लेकिन यहां जो भारत का जो संघ है वो विभाजित नहीं हो सकता। भारत की जो स्टेट है वो अपनी मर्जी से भारत के संघ को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। ये बात हमने कल करी थी। साथ ही मैंने एक बात और आप लोगों को बताने की कोशिश करी थी कि भारत के संविधान में, भारत का जो संविधान है उसके अंदर एक्ट नंबर 1 क्या डिफाइन करता है आपका, या अनुच्छेद 1 क्या डिफाइन करता है आपकी, कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत या जो इंडिया, भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, संघ होगा। कल मैंने इसका हल्का सा बताया भी था आपको, समय नहीं था तो थोड़ा सा फास्ट करके बताया गया था भाई, भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये है कि जो संघ शब्द है वो अकेला नहीं है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ होगा। हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में खाली अकेले संघ शब्द का कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है, या ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान में संघ शब्द कहीं पर भी नहीं है। तो राज्यों का जो संघ होगा, इसमें भीमराव अंबेडकर साहब ने एक बात बोली थी, भाई इस राज्यों के संघ का जो मतलब है वो मतलब ये है कि भारत में जो राज्य मिल रहे हैं, भारत में जो राज्य मिल रहे हैं वो उनकी सहमति से नहीं मिल रहे हैं, पहली बात। यानी कि
वो उनकी सहमति से नहीं मिल रहे हैं, या ये कह सकते हैं भाई जो यूएसए से अलग प्रकार का संघ रहेगा। उसमें क्वालिटी की बात करी थी तो पहली क्वालिटी ये थी कि ये जो संघ है ये विभाजित नहीं होगा, या इसका विभाजित नहीं होगा। मतलब जो राज्य या जो क्षेत्र एक बार भारत के अंदर मिल गया या मिला लिया गया वह भारत से अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। और इसके जस्ट विपरीत जो विश्व का पहला संघ था उसमें से राज्य अपनी मर्जी से छोड़कर उस संघ को जा सकते हैं। ये बात यहां पर भीमराव अंबेडकर साहब ने समझाने की कोशिश करी थी। दूसरी बात, एक तो ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया कि विभाजित नहीं होगा। अब मैंने आपको यहां पर बताया कि हमने कनाडाई स्वरूप को अपनाया। तो कनाडाई स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो कनाडा स्वरूप में सबसे पहले बात तो ये आती है कि ये जो मॉडल की बात करें तो इसके निर्माण की सबसे पहले क्या कनाडा से कह लिया हमने, इसका निर्माण कैसे होगा। तो निर्माण सीधा सा पूछेगा कि भारत के संघ का निर्माण कहां से लिया गया, या निर्माण के स्वरूप या निर्माण किस प्रकार से करेंगे, वो हमने कहां से लिया, कनाडा से लिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो संघ शब्द है, दूसरे पॉइंट की क्या, जो संघ शब्द की जो प्रमुखता है उसको भी हमने कहां से लिया है, ये भी कनाडा से लिया। संघ शब्द की प्रमुखता, संघ शब्द की प्रमुखता को भी हमने कहां से लिया भाई, ये भी हमने कनाडा से लिया है। ये भी बात शायद थोड़ी सी हो चुकी थी कल। उसके बाद तीसरी जो बात थी वो थी इसके केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। इस एक शब्द को और देखना, जो तीसरी बात यहां पर निकल कर क्या आ रही है, संघ के, या सीधा सा लिखूं मैं, इसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति कह सकते हो आप इसको, प्रवृत्ति, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया। अब देखो ये जो शब्द है इसकी केंद्रीयकरण की, यानी कि केंद्र आपका क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। यहां पर मैं एक हल्की सी बात करूं, आपको इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि भारत में जो संघ है, भारत में जो संघ का स्वरूप है उसमें केंद्र कठोर है, उसमें केंद्र क्या है, कठोर है। आप इस चीज को भी समझ सकते हैं, केंद्र भारत के अंदर क्या आपका कठोर है। अब देखो कठोर कैसे हुई, कठोर इस प्रकार से है कि जो केंद्र के पास जो शक्तियां हैं, शक्तियों का विभाजन हुआ है, ठीक है, संघ के अंदर शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्य सरकार अपना राज करेंगी, उनको कुछ शक्तियां दे दी, लेकिन ज्यादा शक्तियां किसके पास है, आपकी केंद्र के पास है। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो ज्यादा शक्ति भारत के जो संघ के स्वरूप में, अगर मैं फर्क की बात करूं तो ज्यादा जो शक्ति है वो किसके पास है भाई, केंद्र के पास है। तो राज्य के पास शक्तियां एज कंपेयर, राज्यों के पास जो शक्तियां हैं वो क्या है, कम है, अगर कंपेयर किससे करें, केंद्र से करते हैं। अगर हमें शक्ति के कंपैरिजन की बात करें, जैसे कि इसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, यानी कि राज्यों को केंद्र से जोड़ के रखा हुआ है, केंद्र से बाहर ये नहीं जा सकते हैं, केंद्र की बाहर नहीं जा सकते। हालांकि शक्तियों का विभाजन हुआ है, 246 एक्ट आपका 246 एक्ट शक्तियों का विभाजन बोलता है कि राज्यों तथा केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन होगा, ठीक है, होगा। लेकिन जो ज्यादा शक्ति है वो कहां पर आपकी केंद्र के पास है, इसीलिए भारत में केंद्र को कठोर माना जाता है, या ये कह सकते हैं ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। राज्य सरकारों के पास एज कंपेयर शक्तियां क्या है, कम है। ये भी एक बड़ा फर्क है हमारे, या हम कह सकते हैं हमारे संघ की एक विशेषता भी आप इसको समझ सकते हो। चलिए, तीन चीजें होगी, निर्माण भी हमने कनाडा की तरह किया, संघ शब्द का जो प्रमुख था वो भी हमने, और साथ ही केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति की भी बात करी है, तो वो भी हमने कहां से, कनाडा से, और वो चीज आप लोग समझ चुके हैं। अब यहां पर एक चीज और आती है, मैंने कल शायद इसका भी जिक्र किया था कि देखिए संघात्मक सरकार, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन, दोनों प्रकार से भारत के अंदर शासन होता है। दोनों प्रकार से भारत जो संघ है
भारत राज्यों का जो संघ है, दोनों में भारत जो राज्यों का संघ दोनों प्रकार से शासन होता है। जब नॉर्मल समय होता है, जब नॉर्मल समय होता है या नॉर्मल टाइम होता है, उस समय जो आपका शासन का जो स्वरूप रहता है देश के अंदर, बड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, बड़े अच्छे लेवल का सीजीएल लेवल तक आपसे घुमा फिरा के पूछेगा कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था किस समय रहती है या एकात्मक शासन व्यवस्था कब होती है या किस सिचुएशन में होती है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी बात कर लेगा कि एकात्मक शासन व्यवस्था कब लागू होती है और इसे लागू कौन करता है। ये सारी बातें आप लोगों से क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछी जा सकती हैं। तो यहां सिर्फ एक्सप्लेन आप इसको समझ लेंगे एक बार कि संघात्मक जब सामान्य समय में, सामान्य टाइम में क्या होता है, नॉर्मल समय में ये संघात्मक रहता है। लेकिन जब आपकी इमरजेंसी होती है या क्या कह सकते हैं, आपातकाल स्थिति में क्या होता है कि आपका जो एकात्मक शासन व्यवस्था लागू हो जाती है। और आपातकाल लगाता कौन है, राष्ट्रपति साहब लगाते हैं। किसके कहने पर, पीएम साहब या मंत्रिमंडल से डिस्कस करके आपात स्थिति की घोषणा कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति साहब करते हैं। ये किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है, आपका 352 के अंदर दिया गया है। 352 आपातकाल की अगर मैं यहां पर बात करूं तो 3 प्रकार के होते हैं। 356 में भी लगता है आपका और 360 में भी लगता है। इसमें वित्तीय आपात की बात होती है और इसमें आपका राज्य आपात की बात होती है और इसमें राष्ट्रीय आपात की बात होती है, राष्ट्रीय आपात की बात होती है। ये तीनों बड़े ही अच्छे एक्ट हैं या बड़े ही अच्छे, मैं ये बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर, इनका बड़ा महत्व है संविधान के अंदर तीनों के तीनों अनुच्छेदों का। तो जब आपका 352 के तहत जब आपका आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है प्रधानमंत्री से सलाह करने के बाद, तो उस समय जो आपकी शासन व्यवस्था होती है वो भारत के अंदर जो संघ की शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर लागू हो जाती है। किस प्रकार की दोस्तों, एकात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर लागू हो जाती है। ये हल्की फुल्की चीजें मैंने कल भी कराई थी आपको, बस जस्ट आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन टाइप में और हल्का सा एक बार जोड़ा है क्लास से। अब हमें इस क्लास को आगे लेके चलेंगे। दूसरी बात दोस्तों ये कि आप पूरी क्लास नहीं देखते हैं, ये मुझे हल्का फुल्का इसका एहसास है कि आप क्लास नहीं देख रहे हैं। कल मैंने एक बात और आप लोगों से कहनी चाहिए थी। देखिए, शिक्षा को अगर आप बखेरोगे नहीं, शिक्षा को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाओगे तो लोग हमारा आकलन करते हैं। हालांकि मैं एक बात बोलता हूं कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, मैं उस रोग का कभी भी शिकार नहीं हुआ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें भी पता है, जो जॉब पे लग चुके हैं उन्हें भी पता है, और बिल्कुल क्लियर सी बात है। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आप इस क्लास को किसी से शेयर करते हैं, आप किसी को बताते हैं, तो शायद आपकी जो सलाह है वो किसी का भला कर जाए। एक तो यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, एक तो लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन क्लासें आप लोगों की बंद हैं। हम यहाँ पर मेहनत करके आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के आ रहे हैं, तो वो क्लास कम से कम संख्या में बड़े अच्छे लेवल पे जानी चाहिए। और ये काम मैं नहीं कर सकता अकेला, ये आप कर सकते हैं। कंटेंट आप कहीं पर भी खड़ा कर सकते हैं, किसी भी टीचर, किसी भी क्लास के बीच में आप ये कंटेंट खड़ा करके दिखा सकते हैं कि देखो कंटेंट कितना अच्छा है। कंटेंट हम बहुत बेहतरीन आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो मेरी आपसे यही हम्बल वार्म रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो शिक्षा का जो स्तर जो हम यहाँ पर उज्ज्वल परिवार में बना रहे हैं, उस स्तर को दूसरों की नज़रों में गिरने नहीं देना। बस इतनी सी ही बात है। और अगली बात यह कि अगर आप क्लास को स्किप करते तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन निकल जाएगा और वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, और वही बात फिर आपकी कि पूरी की पूरी क्लास थी, इसमें तो ये पढ़ाया नहीं गया, ये रह गया। तो ये आप बेटर अंडरस्टूड हैं। अभी आप घर बैठे हुए हैं आराम से, और हम आपके बीच में यहाँ सेंटर ओपन करके आप लोगों को आप क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा है। इसमें कौन सा पैसा लग रहा है दोस्त, शेयर करने में या आप जो कमेंट्स करते हैं पीछे। हाँ, कल वाली क्लास पे बहुत से कमेंट्स आए, बड़ा अच्छा लगता। आपके कमेंट्स बड़ा चार्ज का काम करते हैं। बहुत से लोग देखते हैं, देख करके स्किप भी करते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं ताकि उनका
फ़ायदा हो जाए। बहुत बड़े लेवल पर भी आप लोगों को इस टाइप की जो कंटेंट या इस टाइप की डिलीवरिंग नहीं मिलेगी। ये अपने मुंह से बोलना पड़ रहा है मुझे इसलिए क्योंकि जो देखने का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम है, जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। चलिए कोई बात नहीं। और कल जो जितना सारा प्यार दिखाया उन दोस्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी प्रकार आप प्यार दिखाते रहेंगे और मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर के अच्छे अच्छे टॉपिकों की क्लास आपके बीच में लेकर के आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, रफ कर रहा हूं भाई। ओके दोस्तों, रिवीजन करते रहना है और दिमाग में ये बात नहीं रखनी है कि भाई लॉकडाउन कब तक चलेगा, पेपर एक्सटेंड होंगे, कब होंगे। जो होना है वो होगा ही होगा, ना आप लोगों से रुके ना मुझसे रुके। और अभी मैं थोड़ी देर पहले जिस एक्ट की बात कर रहा था 356 की, तो पंजाब के अंदर चल रहा है घमासान। आप लोगों को पता है, शायद में भी वहां पे कुछ बड़ा हो जाए या इस 356 एक्ट को वहां पर लगा दिया जाए, क्योंकि जो न्यूज के अनुसार आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, उनकी सुरक्षा को चूक को लेकर के मुद्दा है। चलिए भाई, यहां पर बात करेंगे संघ सरकार की। तो भारत में संघ सरकार का जो जिक्र किया गया है वो कहां पर किया गया है? पहला ही क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, संविधान के भाग नंबर 5 के अंदर, संविधान के भाग नंबर 5 में संघ सरकार का क्या क्या उल्लेख किया गया है, कह सकते हो आप, या जिक्र किया गया है। सीधा सा क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में? तो दोस्तों, संविधान के भाग नंबर 5 में संघ या यूनियन के बारे में उल्लेख किया गया है। संघ या यूनियन के बारे में उल्लेख किया गया है। ये तो थी भाई भाग की बात। अब सीधी सी बात यहां पर आप लोगों से ये कर सकता है कि ये जो उल्लेख किया गया है संघ सरकार आपकी, तो इसमें अगर एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो संघ सरकार आपकी कहां से कहां तक, कौन सी अनुच्छेद से और कौन से अनुच्छेद तक संघ सरकार का जिक्र किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 52 एक्ट 52 से लेकर के और आपका 151 तक संघ सरकार का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संघ सरकार का उल्लेख किया गया है 151 तक, 152 से लेकर 52 से लेकर के 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। ये यहां तक आप लोगों ने इसको देखा होगा और समझा होगा। अब देखो, भारत के अंदर मैंने थोड़ी देर पहले बात करी, संघात्मक जो शासन व्यवस्था थी हमने कनाडा से अपनाई, ये बात हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं एक बार एक और अच्छा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए किस प्रकार से जो आपकी संघात्मक है, जैसे अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक है और यहाँ पर कैसा है, संसद है। भारत में कैसी संसदीय व्यवस्था है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। साथ ही तीसरी एक और व्यवस्था आती है जिसमें बहु कार्यपालिका या मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी कार्यपालिका में प्रधान बहुत से होते हैं। ये तीसरे प्रकार की भी व्यवस्था यहाँ पर हमारे को स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए, कॉपी पेन आप लोगों के हाथ में होगा और आप नोट करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं संघ सरकार की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर संसदीय व्यवस्था, पहला जहां पर संसद है और दूसरा क्या आ जाएगा आपका अध्यक्षात्मक।
अध्यक्षात्मक कह सकते हो आप, या संसदीय में अगर हम बात करेंगे तो इसमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा हटके हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए संसदीय व्यवस्था की बात करें, संसदीय व्यवस्था सबसे पहले तो ये कि जो संसदीय व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से ली थी हमने, ब्रिटेन से। भारत के अंदर अगर संसद की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं संसदीय व्यवस्था की तो टॉपिक खिंच जाएगा ज्यादा, बट यहाँ पर जो जरूरी है वही हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए संसदीय व्यवस्था में समझना भी इस बात को, संसदीय व्यवस्था में जो आपकी कार्यपालिका है, विधान पालिका है, आपकी कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका और कैग, ये शामिल होते हैं आपके किसमें होते हैं, संघ सरकार के अंदर ये लोग होते हैं। तो यहां पर हम एक बार इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए संघ सरकार में क्या होगा आपका कार्यपालिका, या पहले हम इसको लेंगे जैसे संसदीय व्यवस्था के अंदर यहां पर हम बात करते हैं कार्यपालिका की। एक बार भाई कार्यपालिका एक बार समझेंगे इसको। देखो कार्यपालिका इसमें क्या होती है, मुख्य रूप से रोल अदा करती है, आप कह सकते हो। दूसरी बात यहां पर इसको दूसरे तरीके से भी समझना है एक बार, जो संघ सरकार आपका यहां इसको इस तरीके से ले लो आप भाई, एक बार ये आपका क्या हो जाएगा, आप क्या कह सकते हैं इसको, विधायिका, दूसरा आपका कार्यपालिका, तीसरा जो आपका रहेगा ये रहेगा आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका, और फिर आ जाता आपका कैग। अब यहां पर हमने संघ सरकार की बात करी 52 से 51 तक रहती है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं आपकी विधायिका की, कार्यपालिका की और किसकी, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, कैग की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या समझना चाह रहे हैं, संघ जो सरकार है या संघ जो है उसके स्वरूप को समझना चाह रहे हैं कि दो तरीके से यहाँ पर फंक्शनिंग होती है, तीन तरीके से, तीसरा चलो छोड़ दो, आप दो को समझो। एक बार जैसे एक जगह संसदीय है, दूसरी जगह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो संसदीय शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपका क्या रहता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और कैग। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और कैग आप लोगों का यहाँ पर रहता है, ये भी आप लोगों को पता है। चलिए संघ सरकार में अगर हम इसकी इतनी बात करते हैं तो कार्यपालिका आपकी कहां से कहां तक है, एक बार ये देखेंगे। देखिए कार्यपालिका, विधायिका देखो पहले, कार्यपालिका को अगर हम लेते हैं तो अनुच्छेद आपका 52 से और 78 तक भारत में, भारत के संविधान में इसकी जो व्यवस्था की गई कहां तक, 52 से 78 तक है। विधान पालिका की आपकी 79 से और 123 तक है, 79 से आपका 123 तक अनुच्छेद या एक्ट। भारत के संविधान में विधायिका की व्यवस्था कहां पर की गई है आपकी, 79 से लेकर के 123 तक की गई है। और कार्यपालिका की बात करें हम तो 52 से लेकर के 78 तक की गई है। न्यायपालिका की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 124 से लेकर के और ये 147 तक, 124 से लेकर के और 147 तक आपका क्या है, किसका, न्यायपालिका का एक्ट में व्यवस्था की गई है। और कैग आपका 148 से लेकर के 151 तक आपका क्या दिया गया है, कैग को दिया गया, कैग की व्यवस्था की गई है। अब समझना भाई, एक बात समझना, यहां पर हमने इस चीज को इस तरीके से लिखा है कि भारत में हमने क्या अपनाया, संसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था कह सकते हो आप। इसमें हम जो फंक्शनिंग जो हमारी रहती है वो आपकी, जैसे संघ सरकार की मैंने बात करी तो ये सारी चीजें संघ सरकार का हिस्सा है। ये संसदीय व्यवस्था में, कौन सी व्यवस्था की बात करूं, संसदीय व्यवस्था में ये जो आपका विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और कैग, ये किसका हिस्सा, आपका संघ सरकार का हिस्सा है। अब यहां एक चीज समझना भाई, विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है और न्यायपालिका क्या करती है, यहां से आपका बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन बनता है। देखिए मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं, विधायिका ने कोई कानून बनाया, कानून बनाने का काम किसका, विधायिका का। विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने उसे क्या किया, लागू किया, और न्यायपालिका ने उसे क्या किया, देखा
न्यायपालिका ने क्या किया, उसका अवलोकन किया। और कैग ने, आप कह सकते हो, जो भी लेखा जोखा जो सरकार का रखता है पैसे का या जो काम काज का जो लेखा जोखा, वो कौन देख रहा है? आपका कैग। कौन देख रहा है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जिसको बोलते हैं, वो आपका ये देख रहा है। अब यहां बड़े सुंदर से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि संघ सरकार, इनमें से कौन सा हिस्सा कौन सा संघ सरकार में शामिल नहीं है? तो ये आपको पता लगे सारे के सारे संघ सरकार में शामिल है। किस प्रकार की व्यवस्था की बात हो रही है? संसदीय व्यवस्था की बात हो रही है। संसदीय व्यवस्था में ये सारे के सारे हिस्से आपके संसदीय संघ सरकार के हिस्से हैं। ओके, अब काम की बात करते हैं। जैसे मैंने बात करी कि विधायिका ने कोई कानून बनाया, उस कानून को लागू करने का काम, कोई भी काम लागू करना तो किसका काम है? कार्यपालिका का है। उसका अवलोकन करना किसका काम है? ये आपका न्यायपालिका का है। और कैग, उसका लेखा जोखा आपका कैग का। इसका एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए, अभी पीछे किसान बिल आया था। किसान बिल को हमारी विधायिका ने क्या किया, हमारे राष्ट्रपति साहब ने अध्यादेश ला करके और उसे कानून बनवा करके पास कर दिया। ठीक है, 368 कह सकते हो आप, उसको कानून बनवा करके पास कर दिया। अब जब लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ तो लोगों ने अवलोकन के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कहां पर भी? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका क्या कर दिया, केस रख दिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया कि महामहिम ये कानून ठीक नहीं है। जनता ने इसको किसके सामने रख दिया? सुप्रीम कोर्ट। तो अब उसका अवलोकन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका अवलोकन किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड करने के लिए बोल भी दिया था, उसे होल्ड करने के लिए बोल भी दिया था। ध्यान रखेंगे। ओके, उसके बाद कैग, पूरा जो खर्चा होगा आपका वो कैग यहां पर देखेगा। चलो ठीक, ओके। अब एक चीज और देखेंगे, यहां पर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन बन गया आपका। मैं पहले यहां न्यायपालिका की बात कर लेता हूं। न्यायपालिका में कौन कौन शामिल है? न्यायपालिका में कौन कौन शामिल है? तो यहां पर जो बात आती है न्यायपालिका में कौन कौन शामिल है, ऑप्शन में मिलेगा ऑप्शन ए सेशन कोर्ट, ऑप्शन बी आपका हाई कोर्ट, ऑप्शन सी आपका सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी ये सभी। तो 99% जो लोग हैं वो ऑप्शन डी पे करेंगे, ये सभी। बोल बजरंगबली की जय, है ना दोस्तों। ध्यान रखना, न्यायपालिका में केवल और केवल आपका सुप्रीम कोर्ट है। कौन? आपका सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उच्चतम न्यायालय। गलती नहीं करनी भाई, सुप्रीम कोर्ट ही इसके अंदर शामिल है। ये पूछ लिया आप लोगों से। अब यहां पर आ जाओ, विधायिका और कार्यपालिका की हम यहां पर बात करेंगे थोड़ी सी। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि न्यायपालिका में कौन कौन शामिल है, ये आप लोगों को पता लग गया। ओके, अब कार्यपालिका कहां से बनती है, ये यहां पर हम बात करेंगे। कार्यपालिका आपकी विधायिका में से ही बनाई जाती है। कार्यपालिका कहां से बनती है? आपकी विधायिका से। यहां पर नोट डाल के लिखेंगे आप लोग, नोट। कार्यपालिका विधायिका से बनती है, विधायिका में से ही बनती है। कहां से बनती है? विधायिका में से ही बनती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और अटॉर्नी जनरल आपके क्या है? कार्यपालिका के हिस्से हैं और ये विधायिका में भी आते हैं। चलिए, यहां पर ये बात करी हमने कि कार्यपालिका विधायिका में से ही, कार्यपालिका कहां से बनती है? आपकी विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है। नोट कर लेना दोस्त। ओके, अब यहां एक क्वेश्चन पूछा गया था बड़ा शानदार कि कार्यपालिका अपने कर्तव्यों को लेकर के किसके प्रति उत्तरदायी है? कार्यपालिका अपने कर्तव्यों के प्रति या ये कहीं किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों, भाई और बहनों, कार्यपालिका, आपकी जो कार्यपालिका है ये विधायिका के प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ध्यान रखना, इसको नोट डाल के लिख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर हो गया भाई? कार्यपालिका
एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा, आपको थोड़ा सा समझाऊंगा यहाँ पर। देखिए, खिचड़ी नहीं बनानी है, बात एक बार अगर समझ में आ गई तो याद करने की जरूरत नहीं रहेगी जिंदगी में, बात समझ में नहीं आई तो सिर मारते रह जाओगे। हमने यहाँ पर बात करी संघ सरकार की, संघीय व्यवस्था हमारे पास है। हमने कहाँ से, भारतीय संविधान में कहाँ पर इसका जिक्र किया गया है, तो भारतीय संविधान में भाग नंबर 5 में इसका जिक्र है। एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो 52 से 51 तक आपका संघ सरकार का जिक्र है। संघ सरकार में हम संसदीय व्यवस्था की बात करें तो संसदीय व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा कि संघ सरकार में कौन कौन हिस्सा है, तो आपकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और कैग, और इन्हीं में हमने 3 क्वेश्चनों पे, बड़े अच्छे क्वेश्चनों पे यहाँ पे जिक्र किया कि काम क्या करती है। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसे लागू करेगी, न्यायपालिका उसको अवलोकन करेगी, कैग उस पर जो जितना खर्चा हो रहा है उसका देख रेख करेगी। एक्ट की बात करी तो 79 से लेकर के 123 तक आपका विधायिका है, 52 से लेकर के 78 तक आपकी जो है कार्यपालिका है, और 124 से लेकर के 147 तक आपकी न्यायपालिका है, 148 से 151 तक आपकी क्या है, कैग है। और न्यायपालिका में आपका क्या, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। न्यायपालिका में आपका सुप्रीम कोर्ट। यहां एक क्वेश्चन और डाल देगा आप लोगों के बीच में, जो महान्यायवादी हैं क्या न्यायपालिका के हिस्सा है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल या सरकार का वकील के नाम से जिसको जाना जाता है, एक्ट नंबर 76 के अंदर जिसको डिफाइन किया गया है, वो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी साहब क्या न्यायपालिका के हिस्से हैं? इसका जवाब आप लोग देंगे। कल मैंने क्वेश्चन और किया था इसी क्लास में कि जो राज्य, जो संघ सरकार की जो इकाइयां हैं, संघ की जो इकाइयां हैं, इकाइयों में मैंने बात करी थी कि प्रांत कहां बोला जाता है, कैंटोन कहां बोला जाता है, राज्य कहां बोला जाता है, और क्वेश्चन था मेरा कि गणतंत्र कहां बोला जाता है। अब तक रिप्लाई नहीं आया है दोस्तों। चलिए, ये बात यहां तक अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कैग, ये सारी चीजें आपकी यहां पर हो चुकी है। संसदीय व्यवस्था के अंदर हम बात करते हैं। अब देखो, यहां इस कार्यपालिका में अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका में अध्यक्ष कौन होता है, या संसदीय व्यवस्था में अध्यक्ष कौन होता है, या संघीय सरकार में जहां पर संसदीय व्यवस्था है वहां पर अध्यक्ष कौन होता है कार्यपालिका का? तो यहां पर क्वेश्चन बड़ा सुंदर आपका बनने वाला, मैं इसको रफ करने वाला हूं, या जिसने नोट नहीं किया है नोट कर सकता है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे भाई। चलिए, बड़ा अच्छा टॉपिक है भाई। यहां से आप ये समझो कि पोल्ट्री की जो जड़ है वो आपकी यहाँ से शुरू हो जाएगी, और जो बेसिक सी चीज़ें जो हैं आपकी वो क्लियर होनी बहुत ही ज़्यादा निहायत ही जरूरी है। अगर बेस अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आगे आप लोग अच्छा जो कंटेंट है उसको समझने में आप लोगों की बड़ी आसानी रहने वाली है, बहुत आसानी रहने वाली है। अब बात आते हैं कार्यपालिका के अध्यक्ष की, हम यहाँ पर बात करते हैं। तो कार्यपालिका के अध्यक्ष, कार्यपालिका आपकी 2 प्रकार की है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। देखिए, कार्यपालिका 2 प्रकार की है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 वास्तविक, और दूसरी नाम मात्र की, नाम मात्र की आपकी कार्यपालिका। वास्तविक और नाम मात्र, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। यहां पर हमने बात करी कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की कार्यपालिकाओं का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। तो वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। अब यहां पर बात आती है कि वास्तविक जो कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका का, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम साहब होते हैं। हेड ऑफ नेशन कौन है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। यहां हल्का सा शब्दों में चेंज करेगा कि वास्तविक कार्यपालिका, भारतीय संघ में वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री साहब होते हैं। और नाम मात्र की जो कार्यपालिका, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं आपके? तो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, राष्ट्रपति साहब होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति साहब यहां पर है, इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ध्यान रखना, 2 प्रकार की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री साहब होते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष आपके कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति साहब होते हैं। अब
यहां पर देखो, अगर किसी ने मेरी एक क्लास देखी हो तो पीछे पॉलिटी की क्लास थी आपकी, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल की क्लास थी जिसके अंदर मैंने सोवरन का जिक्र किया था, संप्रभुता का जिक्र किया था और संप्रभुता के प्रकार बताए थे मैंने आपको। संप्रभुता बताई थी आपकी एक्सटर्नल सोवरन, बाहरी संप्रभुता, इंटरनल सोवरन, आंतरिक संप्रभुता। उसके बाद मैंने बात करी थी नॉमिनल सोवरन। भारत में नॉमिनल सोवरन किसके पास है? तो राष्ट्रपति। भारत में नॉमिनल सोवरन या नाम मात्र की जो संप्रभुता किसके पास है? इस राष्ट्रपति। और भारत में फिर मैंने बात करी थी कि रियल सोवरन किसके पास है? तो रियल, चौथा जो प्रकार था आपका, प्रधानमंत्री के पास है। रियल जो सोवरन है आपकी, ये सोवरन या संप्रभुता किसके पास? आपकी प्रधानमंत्री के पास है, रियल संप्रभुता। और लास्ट मैंने पांचवी जो संप्रभुता आपको बताई थी वो बताई थी लीगल संप्रभुता। भारत में कहां है? तो लीगल संप्रभुता संविधान के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? संविधान के अंदर है। 4 क्वेश्चन यहां पर आपके। वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कौन है आपके? हेड ऑफ गवर्नमेंट भी अगर पूछे तो भी प्रधानमंत्री। सेम यहां पर हेड ऑफ नेशन की अगर बात करें, हेड ऑफ नेशन कौन है? तो हेड ऑफ नेशन भी आपके कौन है? राष्ट्रपति साहब हैं। भारत की नॉमिनल सोवरन किनके पास है? राष्ट्रपति साहब के पास है। और भारत के नाम मात्र की जो आपकी कार्यपालिका, उसके अध्यक्ष भी कौन? आपके राष्ट्रपति साहब हैं। जितने भी देश के अंदर काम होंगे, केंद्र गवर्नमेंट के अंदर जो काम होंगे, सारे किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। दोस्तों बड़े मजे के साथ पढ़ते रहिए, कंटेंट बहुत बेहतरीन और बहुत तगड़े क्वेश्चन फॉर्मेट में लेके आने वाला हूं। याद रखिए, जुड़े रहेंगे तो हर हालत में टारगेट लेंगे, ये मेरा वादा है। पढ़ाई से विमुख नहीं होने दूंगा, बट कंडीशन सिर्फ एक ही रहती है मेरी कि क्लास को स्किप नहीं करना है। याद रखना, क्लास जहां पे स्किप करी वहीं क्वेश्चन निकल गया। चाहे मेरी राइटिंग खराब हो, चाहे मेरी शक्ल खराब हो, दोस्त कंटेंट देख लेना, पढ़ाने का तरीका देख लेना, पढ़ाई देख लेना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। ये यहां पर क्वेश्चन हो गए आपके। तो कार्यपालिका की यहां पर हमने बात कर दी। आगे ये किस प्रकार की व्यवस्था? संघ सरकार में, या हम कहें संघ के अंदर संसदीय व्यवस्था में ये सारी बातें हो रही हैं। पहला हिस्सा क्लियर हो गया। दूसरी हम जब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अध्यक्षात्मक। तो इस प्रकार की अगर हम बात करें, कहां पर आपकी? ब्रिटेन में है, भारत में है, जापान में है, कनाडा में है। जो संसदीय व्यवस्था भारत होगा आपका, ब्रिटेन के अंदर भी है, कनाडा से हमने लिया ही है, और जापान में भी आपकी संसद है। जापान के अंदर भी आपकी क्या है? संसद है। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं अगली अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पर। किस पर? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पर हमें बात करेंगे। चलिए भाई, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, क्लास बड़े शांति से देखें, कानों में लीड लगा के देखें, या अगर बिना लीड के देख रहे हैं तो दूर बैठ के देखें घर वालों से। और घर वालों बोल देना मैं सेंटर में ही हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि जो रिदम एक बार बनता है पढ़ने और पढ़ाने वालों का, वो जब अगर बीच में डिस्टर्ब हो गए तो मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, चलते रहेंगे और कोशिश है आज ही आप लोगों के बीच में आज का करंट देने की भी कोशिश रहेगी। कुछ टेक्निकल इशू हैं यहाँ, वही गांव का माहौल आपको पता है, यहाँ स्पीड कम है नेट की, तो लाइव आ नहीं पा रहे हैं हम। कुछ कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ, अगर एज पर पॉसिबल हुआ तो बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लाइव क्लासों की मैंने कमेंटमेंट करी थी, तो मैं कोशिश जारी रहेगी। अगली भाई आपकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नंबर 2। ये कहां पर आपकी? मोटे तौर पर हम बात करें तो यूएसए के अंदर है। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो आपकी कार्यपालिका होती है, इसमें क्या होता है? जो आपकी कार्यपालिका है उसमें क्या था? संसदीय शासनात्मक कार्यपालिका में क्या था? वो विधायिका में से ही थी, विधायिका के प्रति उत्तरदायी थी। इसमें यह विधायिका से अलग होती है। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका से अलग होती है। ध्यान रखना, कोई लेना देना नहीं है भाई विधायिका से इसका, ठीक है। और ना ही इसके प्रति कार्यपालिका
विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। आपसे पूछेंगे किस प्रकार की व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, तो इसी व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। दूसरी तीसरी बात। चौथी बात, इसमें कार्यपालिका केवल एक होती है। संसदीय व्यवस्था में हमने बात करी थी कार्यपालिका कितने प्रकार की, 2 प्रकार की बात करी थी। यहां पर जो कार्यपालिका आपकी केवल एक प्रकार की होती है, एक प्रकार की होती है। और उसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। या आप किसी को भी कुछ भी डाल दो, गवर्नर डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो इसमें कौन होता है आपका? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका क्या होता है? वास्तविक राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। यहां प्रधानमंत्री अध्यक्ष नहीं होता है। बड़े अच्छे नोट डाल के आप इसको लिख सकते हैं। और यह किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है भाई। इसका अगला भाई, राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है और राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है। ये आप लोग इसमें लिखेंगे। राष्ट्रपति कैसा होता है आपका? स्वतंत्र होता है। इस प्रकार की व्यवस्था कहां पर आपका? यूएसए, ब्राजील में भी इस प्रकार की व्यवस्था आपकी अध्यक्षात्मक है। आपकी ब्राजील के अंदर है, आपका यूएसए हो गया है। उसके साथ हमारा एक पड़ोसी देश भी लिख सकते हैं आप, श्रीलंका के अंदर भी आपका यही है, या सिंगली द्वीप जिसको बोलते हैं श्रीलंका में भी आपका यही शासन व्यवस्था है। यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की हमने बात करी, कार्यपालिका विधायिका से अलग होती है, उत्तरदायी नहीं होती है, केवल एक प्रकार की ही यहाँ पर कार्यपालिका होती है। ये भी आप लोगों को पता लग गया। राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है, राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है। ये आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ओके, अगला तीसरा जो प्रकार, ये दूसरा था। तीसरी जो प्रकार की हम कार्यपालिका की बात करें, तीसरी सामूहिक या बाहुल्य, इसको कह सकते हो आप, सामूहिक कह सकते हो या बाहुल्य। सामूहिक कार्यपालिका, सामूहिक कार्यपालिका है। इसमें इस प्रकार का एग्जाम्पल हमारे को कहां देखने को मिलता है? ये एग्जाम्पल हमारे को स्विट्जरलैंड, कहां पर? स्विट्जरलैंड के अंदर मिलता है। ध्यान रखना, इसमें जो बहुत सारे अध्यक्ष होते हैं, इसमें क्या होता है? सामूहिक कार्यपालिका, यानी कि बाहुल्य कार्यपालिका के नाम से भी आप इसको समझ सकते हैं। इसमें 7 लोग होते हैं, 7 लोग होते हैं। नोट डाल के लिख लेना भाई। स्विट्जरलैंड के अंदर 7 लोग होते हैं और एक निश्चित समय अवधि के लिए होते हैं, निश्चित समय अवधि के लिए होते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही बात करें, इनमें से प्रत्येक एक व्यक्ति 1 वर्ष के लिए कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अब देखिए, थोड़ा सा फास्ट लिख गया मैं, खिचड़ी सी बढ़ाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन जो लोग देख रहे हैं राइटिंग समझ जाएंगे। 3 बार बात करता हूं। तीसरी बात है सामूहिक कार्यपालिका की। तो इसमें 7 लोग होते हैं। कहां पर हमारे को एग्जांपल मिलता है? स्विट्जरलैंड के अंदर मिलता है हमारे को एग्जांपल। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर 7 लोग होते हैं। इनमें से 1 वर्ष के लिए एक व्यक्ति बदली होता रहता है। निश्चित समय के लिए इनका क्या होता है? 7 प्रधान कह सकते हो, या कार्यपालिका में जो प्रधान है 7 हैं। ये भी आप लोग इसको समझ सकते हो भाई। ओके, यहां पर दोस्तों एक्चुअली क्लास और आपकी कुछ रह गई है, कुछ व्यवधान सा उत्पन्न हो रहा है। जो ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें पता ही है, बारिश आ चुकी है तो क्लास मजबूरी बस शायद मेरे को बीच में रोकनी पड़ जाए, या आप टेक्निकल इशू समझ सकते हैं कि कहाँ से क्लासें बन रही हैं और क्या डिस्टर्बेंस होगा, आप समझ सकते हैं। जितना आज कराया है आप लोगों के बीच में, ये संघ सरकार को लेकर के हमने बात करी थी यहाँ पर पूरी की पूरी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मस्त तरीके से आप लोग आगे चलते जाएं।
मेरी आप लोगों से यही विनती है, आप कोरोना को लेकर के किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस अपने दिमाग में पैदा ना करें। अगर कोरोना आया है तो सबके लिए आया है। एक विचार है छोटा सा मेरा, शायद मैं ओमिक्रॉन पे आप लोगों को कुछ एक दिन आकर के बता के जाऊँ, बट अभी समय ज़्यादा दे नहीं रहा मेरे को। अगली क्लास हमारी यहीं से शुरू हो जाएगी। हाँ, लास्ट बात यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो इससे पहले हमने 17 वीडियो डाली थी पॉलिटी की, एक तरीके से सारी की सारी चली थी। उसके बाद एक ये कल की वीडियो रखिए, मैं एक प्लेलिस्ट वहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। एक प्लेलिस्ट नॉर्मल पॉलिटी की है, एक प्लेलिस्ट आपको पूरा डीप जो आपको कंटेंट चाहिए उससे संबंधित है पूरी की पूरी। तो आप पूरी प्लेलिस्ट, अगर कोई स्टूडेंट पूरा पढ़ना चाहता है तो प्लेलिस्ट में जाए और पहली क्लास से देखना। तरतीब से आपको एक के बाद एक आपको जो कड़ियाँ जुड़ती मिलेंगी। और जब फ्री में जो चीज़ें मिलती हैं, ये मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती हैं, बट एजुकेशन है, फ्री में मिल रही है आपको, तो इसको फ़ायदा उठाओ, जितना हो सकता है इसका बेनिफिट लो भाई, समय का सदुपयोग करो। मेरी बस यही आप लोगों से एक लास्ट विनती रहेगी कि पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करते रहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक बार बहुत जल्द आप लोगों के बीच में दोबारा से अपनी क्लास लेकर के। आज जो हमने किया, संघ सरकार के बारे में बात करी, संघ सरकार कितने प्रकार स्वरूप की बात करी, कार्यपालिका की बात करी, कार्यपालिका किस पे डिपेंड होती है उसकी बात करी, वो सारी की सारी बातें मैं आप लोगों के बीच में कर चुका हूँ। और यहीं से फिर हम आगे अपना टॉपिक जो भी नया होगा स्टार्ट कर देंगे, यहीं से अपनी क्लास शुरू हो जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।